नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। इक्विटी बाजार पर तो रहेगी हमारी नजर। खुल चुके हैं, हमने धीमी शुरुआत देखी, अब कैचअप करने की कोशिश में इक्विटी बाजार, लेकिन अब फोकस करते हैं सौदा आपका में कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स और आपको देंगे कमाई के टिप्स। साथ ही याद रहे दिलीप बिल्डकॉन की लिस्टिंग है आज और इस पर रहनी चाहिए नजर कि किस प्राइस पर लिस्ट होता है दिलीप बिल्डकॉन। इसके मैनेजमेंट से भी हम बात करने वाले हैं आज सौदा आपका में। 10:10 पर इंट्राडे के लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। आपको कहां दे रहे हैं खरीद या बिकवाली की सलाह इंट्राडे के लिए, जानिए तत्काल ट्रेड आइडिया में। समीत चौहान के साथ बनाइए निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कई मैनेजमेंट। TFCI, थर्मैक्स, पराग मिल्क, ITD सीमेंटेशन से होगी बात। समझेंगे कैसे रहा Q1 उनके लिए और आगे के लिए क्या है तैयारी। नितेश ठक्कर और अमित हरचेकर के साथ FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करने वाले हैं कमोडिटी बाजारों के लिए, जिस तरह के संकेत अभी मिल रहे हैं इंटरनेशनल बाजारों से। कच्चा तेल एक बार फिर प्रेशर जोन में आते हुए फिर से जमीन पर आ गई है इसकी कीमतें। इस हफ्ते की शुरुआत में भारी तेजी दिखाने के बाद अब लगातार दबाव के एक जोन में जा रहा है। ब्रेंट $44 के नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि WTI में $42 के नीचे हम कारोबार देख रहे हैं। और ये कमजोरी इसलिए आ रही है क्योंकि कल EIA की इन्वेंट्री रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक अमेरिका में क्रूड का भंडार करीब 11 लाख बैरल बढ़ गया है, जबकि बाजार को भंडार में करीब 10 लाख बैरल गिरावट का अनुमान था। लेकिन EIA ने कह दिया है कि कोई गिरावट नहीं है, जबकि बढ़ गया है इसका उत्पादन, ज्यादा सप्लाई हो रही है। तो जो सप्लाई गट है क्रूड को लेकर के, वो चिंता अभी भी बनी हुई है। ओपेक देश भी किसी भी तरह से इसका प्रोडक्शन कम नहीं कर रहे हैं और अमेरिका में इसका सप्लाई का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब एक चेक सोने का आपको बताते हैं। सोने में भी अब दबाव दिख रहा है। कल के ऊपरी स्तर से इसमें करीब $10 की गिरावट आ चुकी है। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत है $1345 और इसके नीचे ही ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चांदी भी $20 के ऊपर अभी तक तो बरकरार है, लेकिन मानसून जो है भारत में तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश हुई है। राजस्थान में अब तक करीब 50% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राजस्थान समेत पूर्वी मध्य प्रदेश भारी बारिश की चेतावनी दी है। और आपकी स्क्रीन पर दिलीप बिल्डकॉन की लिस्टिंग, आज डेब्यू होने वाला दिलीप बिल्डकॉन का शेयर बाजार में और इसकी लिस्टिंग का इंतजार है। महज कुछ सेकंड दूर हैं हम दिलीप बिल्डकॉन की लिस्टिंग से। 219 के आसपास इसका IPO हमने देखा था, 214-219 के प्राइस बैंड में। देखते हैं लिस्टिंग कैसे होती है। बाजार का मूड भी जरा सुस्त है। लिस्टिंग हो चुकी है दिलीप बिल्डकॉन की, इंतजार रहेगा कि किस प्राइस पर हुई है लिस्टिंग। तो $241.10 दिलीप बिल्डकॉन ₹22 से मजबूत शानदार लिस्टिंग अभी तक तो दिख रही है इनिशियल लेवल्स में, क्योंकि जब हमने देखा था इसका प्राइस ये जब 214 से 219 का इसका इशू प्राइस था और उसके मुकाबले $242 को अब छूरा दिलीप बिल्डकॉन, तो मजबूती ₹24 की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मजबूत डेब्यू दिलीप बिल्डकॉन का, इसके मैनेजमेंट से समझेंगे कि इस मजबूत डेब्यू के बाद आगे की कंपनी की क्या प्लानिंग है, किस तरह से इस लिस्टिंग के बाद ये कंपनी क्या योजना कर रही है कि आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा एक्सपेंशन प्लान। पर फिलहाल अच्छा अपमूव ₹22 की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। $241.35 पर लिस्ट हुआ दिलीप बिल्डकॉन। और कमोडिटी बाजार भी इस बीच खुल चुके हैं। गोल्ड की शुरुआत 31,334 पर, ₹59 का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। सिल्वर चेक करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $20 के ऊपर इसकी कीमत बनी हुई है और भारतीय बाजार में ₹46 के 962 पर शुरुआत। क्रूड में भी दबाव देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल ₹27 कमजोर है, 2,785 का भाव, ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत हरे निशान पर $322.50 के साथ
कॉपर खुल रहा है, निकल कमजोर है, 721 रुपए 40 पैसे का भाव आपकी स्क्रीन पर। कॉपर में तेजी, निकल में कमजोरी बेस मेटल्स में। कुछ और बेस मेटल्स का चेक लेते हैं किन लेवल्स पर हो रही है आज के कारोबार में शुरुआत। एल्यूमिनियम आपकी स्क्रीन पर 109 रुपए 85 पैसे के साथ हरे निशान पर शुरुआत होती हुई। तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही हरे निशान में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन निकल में दबाव दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज का एक चेक लेते हैं। सोयाबीन फिलहाल खुला है, 3595 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। सोया ऑयल 635 रुपए 90 पैसे के साथ शुरुआत करते हुए। जीरा एनसीडीएक्स दबाव 18,400 का लेवल लाल निशान में नजर आ रहा है जीरा। हल्दी भी दबाव के साथ 8,402 का लेवल, 16 रुपए की कमजोरी हल्दी में देखने को मिल रही है। तो क्या करें आप कमोडिटी बाजार में? कहां ले कॉल, समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से। स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और ग्लोब कमोडिटीज के तरुण सत्संगी हमारे साथ हैं। तरुण गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में अब हम दबाव को फिर से बढ़ते हुए देख रहे हैं, प्रेशर जोन में नजर आ रहा है, क्या गिरावट और बढ़ सकती है यहां से तरुण? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। या सर्टेनली जिस तरीके से प्राइसेस अभी रिसेंटली ऑफ हुए, हमें ऐसा लगता है कि ग्लट कंडीशन इज ऑलरेडी देयर इन द वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन द यूएस। एंड अभी भी अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की यूएस में बात करें तो इट इज समवेयर क्लोज टू $100 million barrel higher than same period of last year. So ultimately causing negative price risk to the prices. हमारा ऐसा मानना है कि वंस अगेन $38 तक नाइमेक्स में क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ सकते हैं एंड इवन इन एमसीएक्स 2700 तक प्राइस आ सकते हैं। सर्टेनली इस काउंटर में शॉर्ट करना चाहिए अनलेस $44.50 के ऊपर नाइमेक्स में प्राइसेस चलना चालू नहीं होते। ओके, सो कच्चा तेल अगस्त बेचे, शॉर्ट करने की सलाह आपको तरुण दे रहे हैं क्रूड में। नेचुरल गैस में तरुण आपका क्या व्यू अभी बन रहा है, इसमें क्या करना चाहिए? ये काउंटर भी हमको वीक लगता है। जिस तरीके से अभी रिसेंटली यूएस में हीटिंग डिमांड कम हुआ है ड्यू टू मॉडरेशन इन द टेम्परेचर देयर। हमारा ऐसा मानना है इसके अंदर करीबन 5 से 7% का शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है। करंट मार्केट रेंजेस पर या 2-3 रुपए का तेजी आया तो शॉर्ट किया जा सकता है। 180 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 165 तक हमको डोमेस्टिक बोर्सेज में प्राइसेस आते हुए लगते हैं। रूपा जी गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए एग्री कमोडिटीज में हमें लगता है कि जीरे के अंदर दबाव जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है। तो नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जीरे के अंदर सेलिंग का कॉल लेना चाहिए। 18,800 से 880 की रेंज में हमें सेलिंग कॉल बनाना चाहिए और नीचे में हम एक्सपेक्ट करें कि 18,400 से लेकर 18,200 तक के लेवल हम देख सकते हैं। वहीं 19,000 का एक सिकली स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। लेकिन ये कॉटन ऑयल सीट में लग रहा है कि यहाँ से एक वापसी होते हुए हम देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि कॉटन ऑयल सीट के एक नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में के अंदर 2550 के आसपास जो है वो बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में हम देख सकते हैं 2620 से लेके 2640 तक के टारगेट। साथ ही में रूपा चीनी पर कुल मार्जिन बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। इस खबर को मद्देनजर रखते हुए आप चीनी में क्या सलाह देंगी? देखिए चीनी में जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाया गया है उसके चलते लग रहा है कि अभी तो शॉर्ट टर्म में एक इम्पैक्ट जो है वो डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। अभी प्राइसेस के अंदर थोड़ा और करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे चल के जैसा कि फेस्टिवल सीजन है तो एक डिमांड भी जनरेट होते हुए हम देख सकते हैं फिजिकल मार्केट के अंदर। तो हमें लगता है कि अभी जो है वो प्रेशर में रह सकता है मार्केट। तो 30 से 50 रुपए की करेक्शन के लिए हम सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लॉन्ग टर्म वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द शुगर। तो हमें लगता है कि उसके अंदर लॉन्ग टर्म अगर किसी को स्ट्रेटेजी बनाना हो तो वो बाइंग पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। तरुण बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है? आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं और क्या करने की सलाह देंगे? कोई आपकी पिक? बेस मेटल में देखिए जिंक हमको एक्सपेंसिव लगता है करंट जंक्चर। इस काउंटर में बाइंग अवॉइड करना चाहिए जब तक 155 के ऊपर चलना चालू ना करे। कॉपर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, रिसेंटली काफी करेक्शन दिया है एंड वंस अगेन हमने कल काफी अच्छा एक्सपर्ट आते हुए देखा इस काउंटर के अंदर। कॉपर को 320 या उसके नीचे अगर प्राइस मिलते हैं तो बाय किया जा सकता है। जब तक ये 317 के नीचे क्लोज नहीं देगा आई थिंक फर्दर सेल ऑफ नहीं देखा जाएगा एंड अपसाइड हमको लगता है वंस अगेन ये 330 रिक्लेम कर सकता है। ओके, लेकिन तरुण अब बेस मेटल से मैं चाहूंगी अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए प्रेशियस मेटल की तरफ। सोना और चांदी क्या करें? गिरावट नजर आ रही है भारतीय बाजारों में। नियर टर्म का जो ट्रेंड लग रहा है वो अभी साइडवेज हो चुका है। मार्केट में जो भी जंप आ रहा है वहां से हम सेल ऑफ आते हुए देख रहे हैं एट द सेम टाइम डाउन साइड में हम एक उछाल आते हुए देख रहे हैं।
बट जिस तरीके से रिएक्शन निकल के आ रहा है, हमको लगता है शॉर्ट टर्म में सोने चांदी में गिरावट आ सकता है। इवन फॉर द डे अगर बात किया जाए तो सिल्वर अगर आज के लो के नीचे जाता है तो इट कैन बी शॉर्ट। हमको लगता है सिल्वर में 300-400 रुपये का गिरावट आ सकता है। इवन इन केस ऑफ गोल्ड ऑल्सो करंट प्राइस पर अगर कोई शॉर्ट करता है तो इसमें करीबन 200 रुपये का डिक्लाइन देखा जा सकता है। नियर टर्म में हमको सोने चांदी दोनों में प्रेशर लगता है। ओके, सो सेल की सलाह सोने और चांदी में दे रहे हैं आपको तरुण। रूपा, करेंसी मार्केट आपने देखा किस लेवल्स पर, जिन लेवल्स पे खुले हैं आज करेंसी में, रुपया जिस लेवल पर खुला है, आप क्या करने की सलाह देंगी? देखिए, रुपए में हमें लगता है कि अभी थोड़ा जो है वो आते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। एक साइडवेज मोमेंटम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में हमें लगता है कि 66.20 जो है लेवल हो सकता है, और अपर साइड में हमें लग रहा है कि 66.80 से लेकर 67 तक की रेंज जो है वो हमें रुपये के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जो भी लगता है कि हमें अभी जो है शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो डॉलर के अंदर एक सेलिंग का कॉल बनाना चाहिए। नीचे में हमें लग रहा है कि एक बार 66.40 से लेकर 66.20 तक के लेवल अचीव होते हुए हम देख सकते हैं। शुक्रिया रूपा जी, साथ ही में तरुण आपका भी धन्यवाद। सुबह सुबह आप दोनों ने वक्त निकाला कमोडिटी के ओपनिंग सेशन में हमारे साथ जुड़े। दिन भर हम आपको कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया समित के साथ समझिए निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी भी। सौदा आपका में आगे। सबसे पहले आपके लिए जोरदार कमाई का आइडिया, वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। मानव चोपड़ा के मुताबिक आपको मैरिको खरीदना चाहिए। बाय की सलाह मैरिको में। टारगेट ये देख रहे हैं 300 का, स्टॉप लॉस 286 पर लगाएं और इंट्राडे के लिए खरीदें मैरिको। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया मानव चोपड़ा का। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कंसोलिडेशन का मूड नजर आ रहा है। 2 दिन हमने लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखी है। आज सेंसेक्स में करीब 14 अंकों की बढ़त पर यहां पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी बेहद फ्लैट कारोबार दे रहा है। 4 अंकों का दबाव यहां पर दिख रहा है। 8,570 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप भी फ्लैट है। बैंक निफ्टी में दबाव जरूर बढ़ रहा है। 55 अंकों के दबाव के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार फिलहाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल बहुत ही कड़ी टक्कर दोनों के बीच में है। 754 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 712 शेयर हैं जिनमें दबाव देखने को मिल रहा है। और साथ ही में जैसा कि मैंने कहा, निफ्टी बैंक 51 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। बाजार का भी सबसे बड़ा लूजर बैंक ऑफ बड़ौदा नजर आ रहा है। खराब नंबर्स पेश हुए हैं। 60% की गिरावट इनके Q1 प्रॉफिट में देखने को मिली है, और ये लूजर्स में शामिल है। वैसे सन फार्मा, M&M, टाटा मोटर्स, SBI, L&T यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। भारती एयरटेल, गेल, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड भी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज बाजार में अभी तक दबाव हावी नहीं है, लेकिन बहुत ही फ्लैट सा कारोबार हम देख रहे हैं। रेंज में है। ITC, हीरो मोटोकॉर्प, TCS, BPCL और रिलायंस यहां पर भी बढ़त के साथ कारोबार करने में जुटे हुए हैं। सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हम बेहद फ्लैट निफ्टी देख रहे हैं, आज क्या ट्रेड लिया जाए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट 1 वीक से हम थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख रहे थे मार्केट में। 8700, 8750 के आसपास क्लियरली निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था। लास्ट 2 दिन में हमने क्लियर एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखा है। इंडेक्स में ये माइनर प्रॉफिट बुकिंग था, बट स्टॉक्स अगर देखें तो काफी अच्छे पिटे हुए हैं। बट हमें लग रहा है कि एक जो लार्जर डिग्री अप ट्रेंड है उसका एक कंसोलिडेशन फेज है, और निफ्टी अभी 200-250 पॉइंट के रेंज में रहने के चांसेस है। सो हायर एंड इज अराउंड 8700, 8750, लोअर एंड 8500, 8540, और अभी लोअर एंड के आसपास ट्रेड हो रहा है, जहां के हम मल्टीपल सपोर्ट जोन भी देख रहे हैं। तो 8550, 8540 जो हमने एक मॉर्निंग फोनर में भी सजेस्ट किया था, वहां पे बाय करना चाहिए। 8500 का स्टॉप लॉस और टारगेट 8630 था, वो अभी थोड़ा एक्सटेंड होकर हम 8680 तक निफ्टी में एक बाउंस देख रहे हैं। ओके, और जो लोअर एंड देख रहे हैं आप 8500 का, वही आप स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर रहे हैं, और बाय की सलाह निफ्टी में समझ। लेकिन बैंक निफ्टी इसे जरा वॉच कीजिए। अभी हम फिलहाल इसमें 55 अंकों का दबाव देख रहे हैं, लाल निशान में है, प्रेशर जोन में नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको कैसा दिख रहा है, क्या करने की सलाह देंगे?
देखिए बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि क्लियरली लास्ट 2 दिन से एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है। ऊपर 19,000 से लेके 19,100 का जो एक हर्डल बना है वो स्ट्रगल कर रहा है बैंक निफ्टी वो क्रॉस करने के लिए। हालांकि अभी एक लोअर एंड पे है, निफ्टी जैसे लोअर एंड पे है, बैंक निफ्टी भी एक लोअर एंड पे ही ट्रेड कर रहा है विच इज अराउंड 18,450 से लेके 18,500 के रेंज में। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा हम माइनर बाउंस बैक बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर आईसीआईसीआई बैंक देखे जो 235-237 के रेंज के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो उसका काफी अच्छा सपोर्ट है। तो अगर ये स्टॉक्स में बाउंस आता है अच्छा खासा जिसमें बैंक निफ्टी में ज्यादा वेटेज है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंकिंग इंडेक्स में भी एक एटलीस्ट 100-150 पॉइंट का यहाँ से बाउंस आ सकता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेहद खराब नतीजे पेश किए हैं। इनके प्रॉफिट में 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। इन नतीजों को जरा बारीकी से समझते हैं, साथ ही में शेयर में भी तेज गिरावट दिख रही है। और इसको डिटेल से समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट आपके सामने होंगे, कहां से दबाव आ रहा है? बेहद खराब क्वार्टर रहा है इनके लिए ये। जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक और खराब क्वार्टर, और उम्मीद की जा रही थी कि नए मैनेजमेंट के आने के बाद शायद हालात सुधरेंगे। और क्वार्टर 4 में मैनेजमेंट का कहना भी था कि AQR प्रोसेस अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद अब हालात थोड़े सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्वार्टर 1 में जो स्लिपेजेस देखने को मिले थे करीब 5,000 करोड़ के आसपास, इस बार भी स्लिपेजेस के आंकड़े उतने ही हैं। और ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के आंकड़े अगर देखें तो ग्रॉस एनपी के आंकड़े अब 10% के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस बार 11% के आसपास ग्रॉस एनपी के आंकड़े आए और नेट एनपी भी करीब अब 6% के आसपास पहुंच चुके हैं। और मैनेजमेंट ने भी अभी फिलहाल यही गाइडेंस दी है कि हालात अब क्वार्टर 4 FY17 के बाद ही सुधरेंगे। ग्रॉस एनपीए में जो 50,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था ग्रॉस एनपीए के लिए मैनेजमेंट ने, उसमें अभी फिलहाल कुछ चेंज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। स्ट्रेस अभी और भी देखने को मिलेगा। इस तिमाही की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट स्लिपेजेस में जरूर थोड़ा बहुत इन लोगों ने मैनेज करने की कोशिश की है। और मैनेजमेंट का कहना है कि फोकस इस वक्त स्मॉलर अकाउंट पे रहेगा, एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो में रहेगा, और प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 60% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश रहेगी, जिसकी वजह से आगे चलते हम देख सकते हैं कि मुनाफे में और दबाव देखने को मिलेगा, स्लिपेजेस बढ़े हुए ही रहेंगे और एसेट क्वालिटी में प्रेशर भी बना ही रहेगा। शुक्रिया पूजा इस पूरे अपडेट के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियरली प्रेशर में, और अगर आज आप इसके चार्ट भी देखें तो यहाँ एक डाउनवर्ड हमें ट्रेंड नजर आ रहा है। करीब 7% से ज्यादा की गिरावट से जूझ रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि इस क्वार्टर में खराब नतीजे पेश किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने। एक बार फिर से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज की शानदार लिस्टिंग हुई है दिलीप बिल्डकॉन की, और हमारे साथ होगा दिलीप बिल्डकॉन का मैनेजमेंट, उनसे करेंगे बात आगे। और आज दिलीप बिल्डकॉन ने किया है डेब्यू। शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग कंपनी की हुई है, 15% ऊपर, 252 रुपए का भाव, 33 रुपए से मजबूत दिलीप बिल्डकॉन। और मेरे साथ है देवेंद्र जैन, CEO दिलीप बिल्डकॉन के। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है CNBC आवाज पर, और आपको ढेरों बधाई। शानदार लिस्टिंग आपकी कंपनी ने दी है, और अब इसके आगे FY17 के लिए क्या प्लान्स हैं, किस तरह की तैयारी है, समझाइए। सबसे पहले तो प्रियंका जी मैं धन्यवाद देता हूं आपको भी, और सारे के सारे हमारे जितने बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स हैं सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कंपनी पे इतना विश्वास जताया, और आगे भी हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। FY17 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग लगभग 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लगभग हम लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू करीब 4,100 करोड़ था, और FY17 में हम लोग 5,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू करेंगे। ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर के अभी कैसी तस्वीर बन रही है? ऑर्डर इनफ्लो के मामले में दिलीप बिल्डकॉन हमेशा से रिच कंपनी रही है। अभी राइट नाउ हमारा ऑर्डर बुक लगभग 11,000 करोड़ प्लस है, और लगभग वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इस फाइनेंशियल में और करीब 5,000 करोड़ के ऑर्डर जीतेंगे, और एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारी ऑर्डर बुक लगभग 11 से 12,000 करोड़ के बीच में होना होगी। देवेंद्र जी, आप लोग बिल्कुल मध्य प्रदेश फोकस्ड कंपनी है, और आपके ज्यादातर ऑर्डर्स भी हम उधर देख रहे हैं। क्या अब कंपनी अपने बेस को बढ़ाने वाली है, और शहर हैं आपके रडार में और राज्य हैं आपके रडार में?
प्रियंका, अभी लास्ट ईयर भी हमारा जो रेवेन्यू था उसका 70% रेवेन्यू मध्य प्रदेश के बाहर से आया था, और अभी भी हमारी जो ऑर्डर बुक है उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के 40% वर्क होते हैं, बाकी 60% हमारे दूसरी स्टेट्स के वर्क हैं, जिसमें लगभग हम लोग अभी 12 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो नाउ वी आर वेरी हाईली डाइवर्सिफाई कंपनी राइट नाउ। अभी हम लोग लगभग 15 स्टेट्स में हमारे फुटप्रिंट हैं और 12 स्टेट में तो अभी राइट नाउ हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि कंट्री का ऑलमोस्ट 70% एरिया कवर करता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देवेंद्र जैन, सीईओ दिलीप बिल्डकॉन की अच्छी लिस्टिंग कंपनी की 15% का मूव अभी दिखा रहा है शुरुआती ट्रेड में, और उससे आगे बढ़ता हुआ दिलीप बिल्डकॉन। और अब रुक करते हैं समित चौहान का। समित, आपसे समझना चाहूंगी बाजार का मूड देखते हुए आपके 2 ट्रेडिंग सलाह कहाँ होंगी? देखिए, पहला जो होगा एक छोटे स्टॉक पे होगा IFCI, जो लो प्राइस स्टॉक है। जनरली हम रेकमेंड नहीं करते, बट इसका अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखें तो काफी एनकरेजिंग लग रहा है, और ये अभी अच्छे खासे सपोर्ट पे है एक करेक्शन के बाद। तो इसमें एक खरीदारी की सलाह होगी IFCI विद स्टॉप लॉस ऑफ 25.5, और इसका टारगेट 30 का होगा आने वाले 2-2.5 वीक के लिए। दूसरा कॉल होगा ब्रिटानिया, जिसने उसके Q1 नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखा था हमने। हालांकि लास्ट 2 दिन में थोड़ा एक सबड्यूड मूवमेंट देखा था, और आज वापस एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। तो हमें लग रहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ अपमूव इसमें और आने वाले दिनों में दिखाई देगा। 3280 से लेके 3300 के हमारे इसके टारगेट्स होंगे, और कोई भी डिप में बाइंग कीजिए 3080 का स्टॉप लॉस होगा। तो 2 स्टॉक्स जिस पर सलाह दे रहे हैं खरीद की समित, वो हैं IFCI और ब्रिटानिया। इनके स्टॉप लॉसेस और लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर हैं। इसी के साथ समित, धन्यवाद। अब हमने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, अपने आइडियाज शेयर किए, बहुत धन्यवाद आपका। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन F&O बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। मितेश ठक्कर और हमित अहचेकर आपको बताएंगे क्या करें F&O में आगे। बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स में मामूली बढ़त, निफ्टी 8600 के नीचे, बैंक निफ्टी में गिरावट जारी, छोटे मझौले शेयर भी पड़े ठंडे। खराब नतीजों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की पिटाई, शेयर 7% टूटा, जून तिमाही में मुनाफा 60% गिरा, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट, ग्रॉस NPA भी 11% के पार। खराब नतीजों के चलते मदरसन सूमी में 4.5% की गिरावट, ब्रोकरेज हाउस CLSA और सिटी ने भी दी बिकवाली की सलाह। उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते पुंज लॉयड दौड़ा, शेयर में करीब 4% की तेजी, कंपनी के रेवेन्यू में 48% का उछाल, घाटा भी हुआ कम। और ग्रासिम से अच्छे नतीजों की उम्मीद, मुनाफा 67% तो आय में 13% की बढ़ोतरी संभव, एबिटा में 42% उछाल का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज सौदा लेने से पहले आप हमें फोन जरूर लगाएं। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 है हमारा नंबर। और फटाफट बाजार पर एक नजर घुमा लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं 8600 के नीचे ही सौदे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 पॉइंट की गिरावट, 8570 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी जो कल 300 पॉइंट तक टूटा था, 57 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप फ्लैट है, और सेंसेक्स है जो हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल गिरने वाले शेयरों पर ही ज्यादा जोर दिख रहा है, लेकिन यह मामला कभी भी बदल सकता है अगर निचले लेवल से और खरीदारी आती है। ये फिलहाल सिग्नल मिल रहा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो की ओर से। आज वायदे बाजार में एक्शन के लिहाज से कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं जिनके नतीजे आए हैं, खासतौर से
बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले पेट्रोनेट एलएनजी देखिए, यहां पर करीब 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ता हुआ, तेजी की पोजीशंस बढ़ रही हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने देखा है कि मुनाफा वसूली हावी है, 9% तक टूटा है ये काउंटर वायदे में। और ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी स्ट्रांग है, 86 लाख शेयरों का एडिशन यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। टाटा कम्युनिकेशन में भी कल से ही हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती हुई, और साथ ही साथ बाटा इंडिया एक काउंटर जहां पर बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है, करीब 1.5 लाख शेयरों का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में, और मंदी के सौदे काफी ज्यादा एक्टिव है। क्या रणनीति होनी चाहिए इस तरह के मार्केट में? हमारे साथ है हमारे जानकार, टेक्निकल राय लेंगे मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर से, और वायदे बाजार की ट्रेडिंग टिप्स पर कॉल लेंगे A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्जेकर से। आप दोनों का ही स्वागत है। चार्ट के आधार पर 8600 के नीचे लगातार निफ्टी, इनफैक्ट मुझे याद है मितेश आपने 8550 और 8500 की बात की थी, क्या वहां पर एक क्लोजिंग देखने को मिल सकती है आज? अगर आज नहीं भी आए तो हर्षदा मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में आएगी। आई थिंक गिरावट का एक सिलसिला तो कल चालू हो चुका है, परंतु जनरली करेक्शन जो होते हैं अप ट्रेंड में वो थोड़े चॉपी होते हैं, तो पुल बैक्स भी देते हैं। मुझे लगता है कि आप किसी को अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो करीबन 8595 8600 के आसपास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और वहां से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें। टारगेट्स अभी भी 8520 8510 के मैं मेंटेन करता हूं, और मेरा व्यू है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ये स्तर निफ्टी उस स्तर की तरफ बढ़ सकता है और गिर सकता है। तो अभी भी वो बिकवाली के सौदों पर ही फोकस है मितेश का। अगले कुछ दिनों में 8500 टेस्ट होने की संभावना। फिलहाल अगर आपने आज पोजीशन लेनी है तो 8520 के लिए शॉर्ट करें। अमित, निफ्टी फ्यूचर्स में आप क्या सलाह देंगे, क्या रणनीति लेकर चलें? देखिए, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो एफआईएस का बाइंग प्राइस है निफ्टी फ्यूचर्स में वो अराउंड 8565 का है। तो अगर जब तक मार्केट इसके नीचे, इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता है, उम्मीद यही है कि निफ्टी में फिर से एक रिबाउंड आके 8700 8720 फ्यूचर्स में दिखाई देगा। अगर हम कल की गिरावट की बात करें तो कल की गिरावट के बावजूद हमने इंडिया विक्स में कोई राइज नहीं देखा। अगर इंडिया विक्स 15.5 के पार निकल जाता तो ये गिरावट में की एक्सटेंड होने की संभावना थी, लेकिन क्योंकि 15.5 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है कि ये ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है जो कि अराउंड 8550 टू 8720 है, और यहाँ से एक अच्छी रिबाउंड आ सकता है 8720 के लिए। तो राय है कि 8600 के ऊपर आप फ्यूचर्स बाय करें, आपका स्टॉप लॉस होगा 8550 का, और 8700 8720 हमें टारगेट लग रहा है जो कि अगले 1-2 दिन में आ सकता है। चलिए, तो इनफैक्ट कंप्लीट ऑपोजिट रहा है, लेकिन अमित को लग रहा है कि पुल बैक की तैयारी में बाजार रहेगा। 8710 के टारगेट के लिए वो फिलहाल तेजी की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरदीप हमारे साथ लाइन पर है दिल्ली से। गुरदीप नमस्कार, पूछिए। गुरदीप, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं लगता है वहां तक संपर्क नहीं बन पा रहा है हमारा, लेकिन गुरदीप ने मेरे ख्याल में मारुति के 2 लॉट ले रखे हैं। 4980 की ये पोजीशन है। अब कितना टाइम देने को तैयार है इसका अंदाजा नहीं है। मितेश, मीडियम टर्म के लिहाज से क्या सलाह होगी? कि एक प्रॉब्लम जो शॉर्ट टर्म में आ सकती है वो ये है कि थोड़ा सा स्टॉक ओवरबॉट है और इंट्राडे पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन के सिग्नल्स बन रहे हैं। मीडियम टर्म चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। मेरा टारगेट करीबन 5250-5300 के आसपास का है, और शॉर्ट टर्म में अगर ये थोड़ा पुल बैक देता है तो जो पिछले हाइस थे 4750-70 के जोन में, वहां तक ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन, पहले पुल बैक देखे, जब अपने मूविंग एवरेज के पास चल जाएगा तो वहां से वापस तेजी आ सकती है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से अगर इस स्टॉक में अगर ये थोड़ा सा पोजिशन व्यू लेकर ट्रेड करें तो बने रहे नीचे में 4770 के आसपास, और पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं 4720 के नीचे का। और अगर शॉर्ट टर्म व्यू में है तो एक बार निकल जाए, और 4925 के ऊपर अगर तेजी करता है तो ही इसमें एंट्री लें। ओके, तो शॉर्ट टर्म व्यू अगर है तो आप एग्जिट कर ले, और 4925 के ऊपर निकलने पर ही तेजी की पोजीशन आपने इनफैक्ट 4980 पर जो पोजीशन ली है, संभावना है कि स्टॉक थोड़े से दबाव में रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। कौस्तुभ हमारे साथ लाइन पर है पुणे से। पूछे कौस्तुभ। एक गोदरेज सिटी का एक लॉट है अपने पास। गोदरेज कंज्यूमर? हाँ, एक लॉट है, 1560 में लिया है। ठीक है, और कितना समय दे सकते हैं इस ट्रेड को आप? ऐसा कुछ नहीं है, लंबा भी कर सकते हैं। ओके, 1560 की ये पोजीशन है। आज देखिए वायदे में ट्रेड जो है वो 1500 के आसपास दिख रहा है। अमित, क्या सलाह होगी आपकी?
देखिए 1470 एक क्रूशल सपोर्ट है। अगर उसके नीचे फिसलता है तो स्टॉक में 50 रुपए की और भी बिकवाली आ सकती है। तो 1470 का स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर्स में। अगर उसके नीचे जाता है तो पुल बैक की जो उम्मीद है अराउंड 1540 तक वो निगेट हो जाएगी। ओके, तो 1470 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा कौस्तुभ, वो अनिवार्य है इस ट्रेड में, क्योंकि अगर वो टूटता है तो शायद और गिरावट आएगी, वरना आप 1570 के लेवल्स तक होल्ड जरूर कर सकते हैं। सोनाली ने फोन लगाया है कोलकाता से। सोनाली नमस्कार। नमस्कार मैम, बताइए। इन्फी फ्यूचर का एक लॉट हम बाय किए हुए हैं 10.85 में, तो क्या ये मैं होल्ड कर? कौन सा शेयर है ये? इन्फोसिस का आपने एक लॉट लिया है, ठीक है? हाँ जी, तो 1085 रुपया में लिए हैं। ओके, तो वो क्या होल्ड कर सकते हैं? और अशोक लीलैंड का 87.5 का कॉल हम लिए हुए हैं 2.35 में। ओके, ठीक है। तो दो फिलहाल ट्रेडिंग पोजीशंस है, एक तो इन्फोसिस का फ्यूचर 1085 का और अशोक लेलैंड का कॉल लिया है। इन्फोसिस आप देखिए फिलहाल तो ये फायदे में है। मितेश, क्या सलाह होगी? बने रहने की कॉल है? देखिए इन्फोसिस अगर आप देखें तो नतीजों के बाद से ये गिरावट के बाद साइडवेज हो गया है। 1095 1100 के स्तर से लेकर 1065 तक के स्तर के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। अभी कोई ब्रेकआउट का सिग्नल नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर 1090-95 के आसपास एग्जिट मिलती है तो ले लें। इसमें 1100 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो 50-60 रुपए की और ट्रेडिंग मोमेंटम इसमें मिल सकती है, तब आप एक एंट्री ले सकते हैं। पोजीशन है 1085 पर पोजीशन खड़ी है इनकी। जी हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 1095 के आसपास आप एग्जिट ले सकते हैं। 1100 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर से एंटर करें, क्योंकि मुझे अभी कोई ब्रेकआउट के सिग्नल्स है नहीं। प्राइस अपर एंड ऑफ द रेंज के पास में है, परंतु ब्रेकआउट के सिग्नल्स चार्ट्स पे अभी गायब हैं। ओके, तो 1095 के लेवल्स जब आए सोनाली, आप एग्जिट कर लीजिएगा इन्फोसिस में। अब अशोक लेलैंड का जो कॉल लिया है इन्होंने वो 87 रुपए 50 पैसे का है कि स्ट्राइक प्राइस का 2 रुपए 35 पैसे पर लिया है, और आज मेरे ख्याल में कैश मार्केट में वो 87.10 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रफली इन द मनी है ये। क्या सलाह होगी आपकी इस पर अमित? देखिए मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाए, क्योंकि स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आ सकती है अराउंड 85-50 तक, तो कॉल की वैल्यूज काफी निकल जाएगी, तो यहाँ से निकल जाए। आप 85-50 के लेवल पे आप री एंटर कर सकते हो, क्योंकि वहां से एक अच्छी पुल बैक आ सकती है। चलिए, तो यहाँ पर भी एग्जिट की पोजीशन 85-50 पर जब वो लेवल्स दिखे तब आप री एंटर करें, करंट लेवल से आप एग्जिट कर लें। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये इनफैक्ट हमें पूछ रहे हैं पीएस चावला साहब, दिल्ली से लाइन पर है। पूछे चावला साहब। चावला साहब नमस्कार, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, लगता है वहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनसे कोशिश करेंगे आगे बात करने की, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे जल्दी कुछ और सवालों के जवाबों के साथ, और साथ ही हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे कि आज आपने अगर ट्रेड लेना है तो वो कौन से स्टॉक्स आपको फायदा दिलाएंगे। बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीबीसी आवाज पर। बाजार में हम देख रहे हैं आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। 85-70 के आसपास निफ्टी, सेंसेक्स कोशिश कर रहा है हालांकि पॉजिटिव टेरिटरी में बने रहने की। लेकिन फोकस करते हैं नतीजों पर, और ढेर सारी मिड कैप कंपनियों के कल नतीजे आए। उनमें से एक है थर्मैक्स, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको याद होगा कि मुनाफा जो है 26% गिरा है इस तिमाही में, ये 43 करोड़ पर आया है। साथ ही साथ मार्जिन फ्लैट रहे हैं, और टॉप लाइन और एबिटा दोनों पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। अब हमारे साथ है एमएस उन्नीकृष्णन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के। उन्नीकृष्णन साहब, स्वागत है आपका सीबीसी आवाज पर। थोड़ा सा डैम्प क्वार्टर रहा है, नतीजे बाजार की उम्मीद से थोड़े से खराब आए हैं, क्या वजह रही है? ये तो हमको पहले से मालूम था कि नए साल का शुरुआत हुआ है, उसी वक्त ही हमारे कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर्स जो थे तकरीबन 24% कम थे। तो ये साल में हमारा ओवरऑल बिजनेस रेवेन्यू विल बी लोअर करके पहले से ही मालूम था। हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कैपिटल गुड्स में, जो जब चालू होता है जो हाथ में जो ऑर्डर है वही एग्जीक्यूट होगा। जब कम ऑर्डर था कुछ सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है उसके अंदर, बट फिर भी प्रॉफिट जो नॉर्मली क्या होता है, अगर 20% टॉप लाइन गिरेगा
गिरावट होगा तो नॉर्मली 20% से आपका ब्रेक इवन तक आ सकता है, बट उसके वजह हमने प्रॉफिट मेंटेन किया है 20% कमी में, तो उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करना पड़े थे कंपनी के अंदर. सो देयर इज अ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, बट देयर आर नॉट टू मेनी ऑर्डर्स इन द मार्केट अवेलेबल. ओके, तो ये भी बुरी मैं फिर जो आपने कहा देयर नॉट टू मेनी मार्केट्स ऑर्डर्स इन द मार्केट, कब तक वो पिकअप के साइंस आना शुरू होंगे? क्या फीलर्स मिल रहे हैं आपको ग्राउंड से? जो तरीके से इंक्वायरीज हाथ में है, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की ऑर्डर्स जैसे कि फर्टिलाइजर ग्रुप की कैप्टिव पावर, यानी तो कोई सीमेंट प्लांट के बड़े ऑर्डर, यानी तो कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऑर्डर, यानी तो पावर प्लांट की कोई भी, हमारे ख्याल से कुछ ये साल में कुछ बड़े ऑर्डर फाइनलाइजेशन होने का उम्मीद नहीं है. पर दूसरा जो सेक्टर्स है जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मा, beverages, alcohol, all the sectors which do not have anything to do with the policy support of the government, and it is more related to consumer segment. We are seeing a lot more of investment happening, and ये बड़ी अच्छी बात है कि वो एरिया में बड़े ज्यादा नंबर्स के इंक्वायरीज आना चालू हो गया, उधर ऑर्डर भी फाइनलाइज हो रहे. पर वो जो ऑर्डर्स वो तरफ से आता है उनकी साइज कम होता है. मेरे को फर्टिलाइजर जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से बॉयलर की ऑर्डर आ जाएगा तो 2 कोटी का आ जाएगा, राइट, या पर स्टील सेक्टर. लेकिन इन छोटे साइज के ऑर्डर्स में फिर क्या आपको मार्जिन का फायदा नहीं मिलेगा? मार्जिन अच्छा रहता है उसके अंदर, इसलिए तो हमारा प्रॉफिट तो है कम से कम इतने 20%. फिर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो आपका मार्जिन 8% की रेंज में है, क्या सेकेंड हाफ तक वो डबल डिजिट में आने की संभावना है इन छोटे ऑर्डर्स के बल पर, या फिर वो मुमकिन नहीं है? जब तक आपके हाथ में एक बड़ा साइज का ऑर्डर नहीं आता तब तक वो मार्जिन स्टेबल ही रहेंगे, 8% से ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे? 8% से तो ऊपर जाना चाहिए, पर डबल डिजिट पहुंच जाएगा वो, उसमें थोड़ा अभी बता नहीं सकते, आगे जाके पता चलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया उन्नी कृष्णन साहब हमारे लिए समय निकालकर इनफैक्ट इन नतीजों पर बात करने के लिए. तो शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही है, और जैसे उन्नी कृष्णन साहब कह रहे हैं कि कंज्यूमर साइड से ऑर्डर्स मिल जरूर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल बिजनेस में पिकअप अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, और वो चिंताजनक स्थिति है. 2.5% नीचे फिलहाल वो काउंटर ट्रेड करता हुआ ये आपकी स्क्रीन पर है. हमारे साथ हमारे दोनों जानकार हैं, और अब आपको बताते हैं इस तरह के मार्केट में आपने पैसा कहां लगाना है. सबसे पहले आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी. अमित बताइए, क्या सुझा रहे हैं आप? हमें लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड ही रहेगा, एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स भी काफी नीचे आएगा यहाँ से. तो हम सजेस्ट करें कि आप 8500 का पुट बेचे और साइमल्टेनियसली 8700 का कॉल बेचे. इस स्ट्रेटेजी में आपको टोटल प्रीमियम मिलेगा करीबन 100 से 105 रुपया. इस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 130 का, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका जो टारगेट है अराउंड 50 to 60 में ये स्ट्रेटेजी सेटल हो जाएगी. ओके, तो ये फिलहाल ऑप्शन स्ट्रैटेजी की 8500 का पुट बेचे, लेकिन 8700 का कॉल आप खरीदे. वो रेंज को देखकर कुल प्रीमियम 100 का, टारगेट ऑफ कोर्स 60, स्टॉप लॉस 130 का. अमित, कौन से स्टॉक्स आप पिक करें जिसमें इस समय ट्रेड लिया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल येस बैंक में हमें लग रहा है कि जो एक्सपायरी के बाद में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई उसकी एवरेज प्राइस अराउंड 1236 है. तो इस लेवल पे आपको सलाह है कि येस बैंक का फ्यूचर्स खरीदे. आपका स्टॉप लॉस होगा 1220, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक का जो अपर रेंज है अराउंड 1290 to 1310 तक ये स्टॉक जा सकता है. दूसरा जो स्टॉक हम रेकमेंड कर रहे हैं वो बजाज ऑटो. इसमें एक शॉर्टिंग की सलाह होगी. हमें लग रहा है कि 2880 के नीचे स्टॉक काफी वीक हो चुका है, एंड 2930 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करें. आपका जो टारगेट होगा 2780 to 2800 इन द नियर टर्म. एंड तीसरा जो हमें एक कॉन्ट्रा बाय लग रहा है वो ONGC, क्योंकि इसमें एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आया है 227 के ऊपर. हमें लग रहा है कि 223 के स्टॉप लॉस से आप इसमें फ्यूचर्स ले सकते हैं. आपका जो लक्ष्य होगा 239 to 240 इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स. ओके, तो ये फिलहाल कॉल अमित की ओर से. इनफैक्ट मितेश, आपने भी ONGC को ही पिक किया है आज, क्या टारगेट दे रहे हैं? ट्रेडिंग बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक टेक्निकली ये स्टॉक ने अच्छे सिग्नल्स दिए चार्ट पे. मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म आप मूव ट्रिगर किया है. 242 का मैं टारगेट देखूंगा ऊपर में, और स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 226.50 या 226 हाफ के नीचे का. और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो है स्टार या स्ट्राइड ज़ार्कोलैब, जिसमें कि मैं बाय करने की सलाह दूंगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टॉप लॉस रखें 1134 के नीचे का, और टारगेट देखें करीबन 1195 के आसपास.
चलिए, तो ये फिलहाल इस समय की ट्रेडिंग पिक्स जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर आइडियाज देने के लिए और साथ ही अपनी स्ट्रैटेजी भी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बाजार पर हमारी नजर बनी रहेगी। सीमित दायरे में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की गिरावट के साथ शुरुआत हुई और फिलहाल कुछ खास बदलाव नहीं। लौटेंगे जल्दी, आप बने रहिए CNBC आवाज पर। और अब देख लेते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग में आगे कौन चल रहा है। ट्रेडर्स डेली के मुकाबले में आप देखिए विधिबेन पटेल 182% के रिटर्न्स कमा रही हैं। दूसरे नंबर पर है मयूर 171% के रिटर्न्स के साथ। लेकिन कमोडिटी की डेली लीग में गौरव शर्मा है 67% के रिटर्न्स कमाते हुए। महिलाओं की वीकली रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर अब आते हुए, और यहाँ पर आकृति चौहान ने 200% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाए हैं। विधिबेन पटेल 205% के रिटर्न्स वीकली बेसिस पर कमा रही हैं, और स्टूडेंट्स लीग में विधिबेन ने करीब 205% के रिटर्न्स कमाए हैं। ये यहाँ पर एक लीडर बोर्ड पर सामने है। इस बीच बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कुछ खास बदलाव नहीं, लेकिन चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, खरीदारी हो रही है। इसमें आप देखिए डेल्टा कॉप ये 4% ऊपर, और वीक ऑन वीक अब करीब 5% तक के गेन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे महीने में डेल्टा कॉप में 30% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। इस बीच नतीजों की बात कर लेते हैं, और TFCI यानी कि टूरिज्म फाइनेंस के नतीजे आए, और सतपाल अरोड़ा साहब हमारे साथ कंपनी के MD लाइन पर हैं। मुनाफे में करीब 22% का इजाफा, ये 20 करोड़ पर खड़ा हुआ है क्वार्टर, और टोटल इनकम में भी 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है Q1 में। Q1 इनफैक्ट फेयरली स्ट्रांग रहा है। अरोड़ा साहब बताइए क्या स्थिति रही है एसेट क्वालिटी की? मेरे ख्याल में पोजीशन काफी स्टेबल है। हाँ, स्टेबल है। वी हैव रिकवर्ड, हमने पैसा रिकवर किया एनपीए अकाउंट से। 2% एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों कम हुए हैं। और क्या आगे भी आपको लग रहा है ये रिकवरी की प्रोसेस जारी रहेगी, यानी कि आपके एनपीए के लेवल्स फिर और भी कम होंगे, बेहतर होंगे ये आंकड़े? हाँ जी, देखिए आज के दिन हमारे पास 7 अकाउंट हैं जो एनपीए हैं, और आई होप के 2 अकाउंट हम और रिकवर कर लेंगे इस क्वार्टर में। कितनी लेंडिंग हो चुकी है इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में? इनसे कितना बकाया बाकी है? आज के दिन जो है 139 करोड़ के एनपीए अकाउंट है। ओके, और आप उम्मीद कर रहे हैं Q2 तक ये लार्जली रिकवर हो जाएगा पैसा? 2 अकाउंट में हम रिकवर करेंगे, और हो सकता है अपग्रेड कर लें इसे स्टैंडर्ड कैटेगरी में। ओके, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी सर, आपके इस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिसबर्समेंट के टारगेट्स क्या हैं? हमने 600 करोड़ का रखा है टारगेट, एंड वो हम अचीव कर लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 500 करोड़ की सैंक्शन हाथ में है। ओके, और Q1 में डिसबर्समेंट्स की स्थिति क्या थी? Q1 में हमने डिसबर्समेंट कम स्लो रहा है, काफी 50 करोड़ किया है। आज तक हम 127 करोड़ कर चुके हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर ये सारे डिटेल्स देने के लिए। सतपाल अरोड़ा MD टूरिज्म फाइनेंस के कहते हुए कि 2 अकाउंट्स इनफैक्ट अपग्रेड हुए हैं, और एनपीएस की स्थिति पिछले तिमाही के मुकाबले काफी बेहतर दिख रही है। इनफैक्ट आने वाली तिमाही में भी उनको उम्मीद है कि कुछ 2 अकाउंट से और भी रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। वो एक पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए, और इस वित्त वर्ष के लिए उन्होंने टारगेट किया कि करीब 600 करोड़ के डिस्बर्समेंट्स यानी कि लोन वो देते हुए नजर जरूर आएंगे। स्टॉक हालांकि आज करीब 3.5% नीचे है। नतीजे अच्छे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लगिशनेस मार्केट को देखकर इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। बिकवाली का दबाव हावी है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे। हमारे साथ होंगी प्रियंका संभव, और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे प्रकाश गाभा। बाजार की कमजोर शुरुआत, सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। फार्मा और बैंक निफ्टी ने बनाया दबाव, छोटे मझौले शेयर भी पड़े ठंडे।
खराब नतीजों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की जोरदार पिटाई, शेयर 8% टूटा। जून तिमाही में मुनाफा 60% गिरा। ग्रॉस एनपीए 11% के पार। एनआईआई में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट। सन फार्मा 3% से ज्यादा गिरा। सब्सिडियरी टैरो फार्मा के खराब नतीजों से बना दबाव। सन फार्मा के भी नतीजे खराब रहने की आशंका। खराब नतीजों के चलते मदरसन सुमी में आज भी 4% की गिरावट। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए और सिटी ने भी दी बिकवाली की सलाह। और ग्रासिम से अच्छे नतीजों की उम्मीद। मुनाफे में 67% तो आय में 13% की बढ़ोतरी संभव। एबिटा भी 42% उछलने का अनुमान। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन का मूड। अभी फिलहाल सेंसेक्स 30 अंकों की बढ़त पर है। निफ्टी फ्लैट जोन में है, लेकिन 8,500 के लेवल्स को बरकरार रखने की कोशिश पूरी है। इसके ऊपर अभी भी बना हुआ है। मिड कैप में 11 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव 30 अंकों का है। लाल निशान में बैंक निफ्टी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो दोनों पे बराबर का एक बैलेंस क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। दोनों ही बराबर ही दिख रहे हैं। 724 जो है शेयर्स बढ़ रहे हैं। इनके सामने 785 शेयरों में फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं टेक्निकल एनालिस्ट प्रकाश गाबा.com से प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, बाजार का मूड आप क्या भाप कर रहे हैं? क्या सेंस बन रहा है? किन लेवल्स पर है नजर आपकी? वेल, देखा जाए तो अपर रीजन से जो सेलिंग प्रेशर है वो बरकरार है। आज लोअर रीजन में शायद एक सपोर्ट, लेकिन ये शायद है क्योंकि एक बैंक निफ्टी ऑप्शंस की एक्सपायरी है आज, इसलिए शायद यहाँ पर थोड़ी स्थिरता मिले। लेकिन वीक है अपर रीजन पे 8620 स्टिफ रेजिस्टेंस, वहां अगर चला जाता है तो वहां पर अगेन एक सेलिंग का मौका मिलता है। और लोअर लेवल्स में जो टारगेट है करीब 8520 और 8480, वहां तक जाने की संभावना जरूर है। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं पराग मिल्क फूड्स के सीएफओ भरत केडिया। भरत जी, स्वागत है आपका। अभी आपकी कंपनी लिस्ट हुई और अब Q1 के नंबर्स हमारे सामने हैं। कैसा रहा है ओवरऑल क्वार्टर? क्योंकि नंबर वाइज देखें तो सभी चीज में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आप बताइए कहां से आपको सपोर्ट मिला है? धन्यवाद। कंपनी की स्ट्रैटेजी जैसे आपको पता है शुरू से ऐसी रही है कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स बिजनेस पे फोकस करते हैं, फ्रेश मिल्क पे फोकस करते हैं। हमारे बिजनेस को हमने 3 प्रोसेस में डाइसेक्ट किया हुआ है: मिल्क प्रोडक्ट्स बिजनेस, फ्रेश मिल्क बिजनेस और कमोडिटी बिजनेस। कमोडिटी बिजनेस पे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे उस पर फोकस थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है और हमारा फोकस राइट जगह पे होना चाहिए। इसका रिफ्लेक्शन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मिल रहा है। अगर आप देखो तो कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस में मार्जिन जो रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है कंपेयर टू कमोडिटी बिजनेस पे। जैसे जैसे हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस ग्रो हो रहा है, वैसे वैसे हमारी मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 54% का इंक्रीमेंट हुआ है, 90 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर मुनाफा इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही अगर आप इबिडा में भी देखो तो इबिडा में भी इंप्रूवमेंट करीब 90 बेसिस पॉइंट्स के आसपास हुआ है। आप ग्रॉस मार्जिन देखो तो उस पर भी 400 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर इंप्रूवमेंट हुआ है। ये सब इंप्रूवमेंट इसलिए हो रहा है कि हमारी जो ग्रोथ आ रही है वो प्राइमरी राइट प्रोडक्ट से आ रही है और राइट प्रोडक्ट पे राइट मार्जिन है। हमारी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर की करीब 2.6% हुई है। लेकिन अगर हम उसको डाइसेक्ट करके देखना चाहें, जहां स्ट्रैटेजिक फोकस है कंपनी का वो है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्रेश मिल्क, वहां पर करीब 9% के ऊपर ग्रोथ हुई है। और उसी ग्रोथ के कारण, क्योंकि उससे मिक्स इंप्रूवमेंट काफी अच्छा मिला है, उसी ग्रोथ के कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन एक चीज फिर इसी समय यह भी बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वार्टर हमारे लिए थोड़ा छोटा क्वार्टर होता है। सॉरी, नहीं, बिल्कुल आप बोल रहे थे फर्स्ट क्वार्टर छोटा रहता है, लेकिन इस अभी एक खबर जिस पर सभी चर्चा करना चाहते हैं और मैं समझना चाहती हूँ इसका असर आपके बिजनेस पर कैसा पड़ेगा, वो है जीएसटी का। मिस्टर केडिया, जब जीएसटी लागू होगा आपके बिजनेस पर किस तरह से असर पड़ेगा? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि आपका कोर एरिया आप जैसे समझा रहे थे, उनकी प्राइसिंग क्या और बढ़ जाएगी?
जीएसटी को हमें 3 तरीके से देखना चाहिए, ये हमारी सोच है। पहला, जीएसटी से जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी उसको एनालाइज करना चाहिए। जीएसटी से जो कंप्लायंस के बर्डन और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसका क्या होगा, और जीएसटी से टोटल इम्पैक्ट मार्केट पर क्या पड़ेगा। अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखें तो जीएसटी हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज है इस देश के लिए, जस्ट नॉट डेयरी इंडस्ट्री, क्योंकि जीएसटी से हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। आज हम कई तरह के टैक्सेस कई स्टेट्स में अलग, हर जगह के अलग रूल्स अलग तरह के फॉलो करने पड़ते हैं। गाड़ियां निकल जाती है और हम तो ऐसे बिजनेस में हैं जहां हमारी 2 फैक्ट्रियां हैं पर हम सारे देश में बेचते हैं, तो गाड़ियां हर तरह चलती रहती है, कहीं ऑक्ट्रॉय, कहीं एंट्री टैक्स, कहीं ये टैक्स, कहीं वो टैक्स, हर तरह हमें ऑपरेशनली काफी डिफिकल्टीज होती हैं, जो हमें लगता है कि जीएसटी आने के बाद सब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो एक एडवांटेज होगा। टाइम लॉस जो होता है प्रोडक्ट रीच करने में वो हमें फायदा होगा। दूसरा, इसके अलावा हमारा कंप्लायंस का बहुत ज्यादा रीजन होता है, हर स्टेट में हर जगह कई डिफरेंट न्यू कंप्लायंसेस होते हैं जो अभी कंसोलिडेट हो जाएंगे। अब आती है टैक्स की बात। हमें लगता है कि आज पूरी इकोनॉमी ने जीएसटी को वेलकम किया है, हम भी कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी में जीएसटी का एडवांटेज है, हमें भी रहेगा। एग्जैक्ट एनालिसिस करने के लिए कि हमारे को कैसा रहेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी जीएसटी के रेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। हमें उम्मीद है कि मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि यह एग्रो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये नेसेसिटी है लाइफ की, इसके लिए गवर्नमेंट कंसिडरेट रहेंगी और टैक्स रेट्स रीजनेबल रखेंगे, ये हमें उम्मीद है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट हमारी सबकी सोच के लिए कि मिल्क, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर है मिल्क का, हर माँ चाहती है अपना बच्चे को मिल्क पिलाए। इस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शायद मुश्किल होगा और शायद कंट्री के लिए अच्छा भी नहीं होगा। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा है। शुक्रिया मिस्टर केडिया हमसे बात करने के लिए। एक चीज और बोलना चाहूंगा इस सब्जेक्ट में, केडिया हमारे साथ थे, अच्छे नतीजे पेश किए कंपनी में। जी, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए मिस्टर केडिया। सॉरी, मैं जस्ट एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इस कनेक्शन पे कि ये इंडस्ट्री काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, 75% ऑफ द इंडस्ट्री ऑलमोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड है। जीएसटी अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टैक्स ब्रैकेट और नेट के अंदर सबको लेकर आएंगे। इससे हमें लगता है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हमें बहुत ज्यादा मिलेंगे। शुक्रिया। तो एडवांटेजेस ज्यादा अभी लग रहा है मिस्टर केडिया को, और कह रहे हैं इनके इंडस्ट्री के लिए जीएसटी अच्छी खबर लेकर आएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साथ ही पराग मिल्क ने अच्छे नंबर्स भी पेश किए हैं, डेयरी पर फोकस रहा है और वो फोकस इनके लिए फलदायक साबित रहा। मेरे साथ जुड़े में प्रकाश गावा। प्रकाश जी, आज के बाजार के कंसोलिडेशन वाले मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग सलाह कहां होगी? 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं। फर्स्ट है दीवान हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर एक अप मूव जरूर नजर आ रहा है। अपर रीजन जो टारगेट है 270 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 255 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है आज के दिन वो है पेट्रोनेट एलएनजी। यहां पर भी कह सकते हैं यस अप मूव ऑन है, कंसोलिडेशन हुआ और फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है। इसके जो टारगेट है 330 के, स्टॉप होना चाहिए 310 के। तो प्रकाश गावा की 2 पिक्स आपकी स्क्रीन पर, पेट्रोनेट एलएनजी में बाय की सलाह, और दूसरा स्टॉक जो इन्हें पसंद आ रहा है वो है डीएचएफएल का, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बाय की सलाह, लक्ष्य 270 का, स्टॉप लॉस 255 का। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल से खास बात। निवेश के लिहाज से भारतीय बाजार विदेशी फंड्स की पहली पसंद बन गए हैं, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल का। उनका ये भी मानना है कि आर्थिक हालात को देखते हुए बाजार में पैसा लगाने का ये सबसे सही समय है। रामदेव अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बात की हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी ने। बजट के बाद से बाजार में हुई शानदार तेजी और लगातार नई ऊंचाइयां छूते बाजार अब थोड़ा सा माहौल करेक्शन का दिख रहा है, कंसोलिडेशन का दिख रहा है, थोड़ा सा बाजार ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। बाजार का डायरेक्शन आगे क्या है और इस समय आपको किस तरह से निवेश के मौके ढूंढने चाहिए, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूँ, इतनी बड़ी तेजी बनी है, लोगों को बड़ा डर था,
ग्लोबल मार्केट्स खराब हो जाएंगे, ब्रेग्जिट के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन सेंट्रल बैंक दुनिया भर में जमकर पैसा डाल रहे हैं और पैसे की कमी है नहीं। तो ये लिक्विडिटी कब तक बाजार को चलाएगी? बाजार चलाने की लिक्विडिटी तो हमेशा जरूरत पड़ती है। मतलब अभी शायद ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, लेकिन बिना लिक्विडिटी तो बाजार चलता नहीं, बिना पैसे यहाँ काम नहीं होता है। सो क्लियरली जो फॉरेनर्स के जो अभी 15-20 दिन से जो कंटिन्यूस 500, 1000, 1200 करोड़ के जो खरीद रहे हैं, वो क्लियरली मतलब ग्लोबल जो लिक्विडिटी जो बिल्ड हो रहा है और एक कंसेंसस बनते जा रहा है। यदि आप पढ़ें तो मालूम पड़ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लेट्स गो टू एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स एंड एमर्जिंग मार्केट एसेट्स। सो ये 3-4 साल के बाद पहली बार ऐसा मूड बन रहा है ग्लोबल इक्विटीज में कि लेट्स गो टू एमर्जिंग मार्केट। अब ये ग्लोबल लिक्विडिटी इतना भयंकर $13 ट्रिलियन तो मतलब नेगेटिव इंटरेस्ट में चल रहा है 10 साल पेपर। नाउ जर्मनी वगैरह मतलब एक्चुअली इशुएंस भी नेगेटिव में कर रहे हैं। सिर्फ प्लस में इशू करके आप नेगेटिव है तो एक बात अलग है, लेकिन अभी तो इशुएंस इटसेल्फ इज नेगेटिव। तो ये मतलब देयर इज अ फिजिकल इशू नाउ एंड सीरियस इशू है। अच्छा, इसका सामने कुछ ऐसा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि कैसे मतलब इकोनॉमी रिवाइव होगा, ग्लोबल इकोनॉमी कब रिवाइव होगा, कब इन्फ्लेशन आएगा, तो कब बॉन्ड कब यील्ड बढ़ेगा। ये बहुत लंबा रास्ता है। तो ये जो सरप्लस लिक्विडिटी का सिचुएशन है वो तो रहेगा और इंडिया इज इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन टू अट्रैक्ट दिस लिक्विडिटी। अब सवाल क्या है कि यहाँ पर जब लिक्विडिटी आएगा तो खरीदेंगे क्या? तो वो वही कंपनी खरीदेंगे जिसमें ग्रोथ है, जिसमें क्वालिटी है और जिसमें साइज है। तो उसी कारण देखिए ये जो अभी 1-1.5 महीने का जो रैली हुआ ये अलग टाइप का था। वापस वो FI टाइप का रैली जिसमें क्वालिटी कंपनीज कोई भाव से भी मतलब बड़े बड़े शेयर्स जो हैं वो चले। तो ये मेरे को लगता है अच्छी कंपनीज जो हैं यदि मान लो आपको सस्ते मिल गया है तो फिर आपसे ज़्यादा कोई लकी नहीं है। तो मतलब ग्लोबल लिक्विडिटी एंड लोकल हाई क्वालिटी कंपनी, ये कॉम्बिनेशन आपको बाजार का रुख देखने की जरूरत ही नहीं। मतलब उनके लिए खराब बाजार में भी बायर मिलेंगे आपको। राइट। और अब ये सिचुएशन भी बन रही है सर कि एक तरफ तो दुनिया भर में पैसा है हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ घरेलू निवेशक भी हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में ऐसा पैसा लगा रहे हैं। तो अगर बाजार किसी भी वजह से कोई बाहर के फैक्टर की वजह से समझो खराब भी हो गए, करेक्शन आ भी गया, तब भी नीचे के स्तरों पर अच्छे इन्वेस्टर आने को तैयार है और ऐसे में डरने की जरूरत नहीं। देखिए ये जो मार्केट टाइमिंग है शॉर्ट टर्म, ये सबसे बड़ा कैंसर बाजार का, पर्टिकुलर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। वो मतलब अच्छे शेयर, अच्छे म्यूचुअल फंड्स मतलब प्रॉफिट बुकिंग के नाम से बुक कर जाते हैं और फिर नीचे में खरीदने की हिम्मत नहीं होती। बाजार डेफिनेटली करेक्ट होता है। ये आप डोमेस्टिक फंड्स के लिए कह रहे हैं? डोमेस्टिक मैं तो ज़्यादा, मेरे सब कस्टमर सब डोमेस्टिक ही हैं, बाकी तो हम ब्रोकिंग करते हैं ग्लोबल वालों के लिए। तो लेकिन एक्चुअली वो दूर में बैठे हैं तो वो ऐसे रोज रोज खरीद बेच नहीं करते। जो यहाँ पर जो मतलब आपके पास यदि 25% प्रॉफिट है, प्रॉफिट ले लो भाई, उड़ जाएगा प्रॉफिट। वो एक जो टेंडेंसी है, अब वो ऐसे रिटेल ऐसे चलता है, उसी कारण से हमारा दुकान में चलता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट मतलब ये जो टाइमिंग का जो ये है भूत जो है कि भाई 7,500 कितना 8,700 का इंडेक्स हो गया तो अभी यहाँ से बाजार गिरेगा, यू नो, एंड लेट्स बुक द प्रॉफिट एंड ऑल। वो ये समर हॉलीडे लेके जो है ना कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होने वाला। यदि आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपको बाजार में 24/7 365 डेज रहना पड़ेगा। तो किस दिन बाजार 10% बढ़ेगा आपको मालूम नहीं। एग्जैक्टली। और अगर बाजार हिंदुस्तान में तेजी होनी है अगर, तो ये सबसे सही वक्त है, जिस तरह के आर्थिक हालात है देश के, जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से कंपनियों में सुधार आने के संकेत दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एकदम परफेक्ट माहौल है? परफेक्ट तो क्या होता है, मतलब हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मिसिंग होता है हमेशा, शाम में दाग होता ही है। तो लेकिन अभी देखिए आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट फुल्ली अंडर कंट्रोल, ऑलमोस्ट 0, 0.5%, 1%। फिस्कल डेफिसिट वेल अंडर कंट्रोल। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 26% ऊपर है। देखिए अच्छा सरकार आने से जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो अपना टैक्स राज कर इकट्ठा करता है वो। तो ये सरकार अब टैक्स इकट्ठा कर रही है। सबसे बड़ा साइन जो है कोई कंपनी, कोई सरकार चुस्त है, वो है टैक्स कलेक्शन में। क्योंकि आप अपने टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए तो सरकार क्या हो गया, और उसके बाद उसका डिस्पोजल, आप कैसे खर्च कर रहे हो। तो ये जो यदि सरकार काम कर रही है, उसका सबसे पहला साइन ये है कि टैक्स कलेक्शन कैसा है। वो भी डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, आपने मान लो ड्यूटी 20% बंद 30% कर दी तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपने बढ़ा दिया ड्यूटी तो वो तो कलेक्शन ऑटोमेटिक है ना वो तो। लेकिन डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा आना, बराबर बदमाशों को सबको इकट्ठा करने का, टैक्स बेस बढ़ाने का,
बराबर असेसमेंट करने का, ये सब चीज़ जो है ना, आपको जो डायरेक्ट टैक्स आएगा उससे मालूम पड़ेगा कि ये सरकार अच्छी काम कर रही है। तो आपके पास टैक्स कलेक्शन अच्छा है, आपको फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, ऑयल प्राइस आधा है, $40-45 का ऑयल प्राइस है। तो अभी चाहिए क्या? अच्छा, जितने लेजिस्लेशन थे पार्लियामेंट में, जितना पॉलिसी पैरालिसिस के नाम से अटका हुआ था, सब क्लियर हो गए, इवन जीएसटी भी क्लियर हो गया। तब तो हाथी भी निकल गए, मतलब हाँ, सबसे बड़ा तो यही था, कुछ भी नहीं बचा, मतलब ऐसा हालत है। तो अभी परफेक्ट माहौल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और देखिए, ये फंडामेंटल समझिए कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में फर्क है। स्पेकुलेशन मतलब आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको कमाई करनी है, तो उसके लिए आज का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप 95 खरीदें, 100 में खरीदें, 105 में खरीदें, उतना अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको 110, 115 में बेचना है 3 महीने के बाद, उसके लिए तो बहुत अंतर पड़ता है ना। तो आप जो है, यदि निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आप स्पेकुलेटर न बने। ठीक बात। तो रामजी सर, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं उससे एक बात तो पक्की कि मैक्रो माहौल तो बहुत अच्छा है देश में, हाँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कंपनियों की इंडिविजुअल बैलेंस शीट और उनके प्रॉफिट का क्या? तो क्या रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कंपनियों के, वो जस्टिफाई करते हैं कि जिन लेवल्स पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, जिन लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, वो ठीक है या फिर महंगे हो गए हैं? भाई, कुछ कंपनीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत अच्छी हैं, कोई क्वार्टर खराब नहीं किया, कोई साल खराब नहीं किया, वो सब कंपनीज तो मतलब महंगे पड़ेंगे ही ना। जैसे एशियन पेंट्स टाइप ऑफ कंपनीज है, वो मतलब अब सबका डार्लिंग ही हो गया, वो किसी को बेचना ही नहीं है, तो थोड़ा महंगा हो जाता है वो। लेकिन वो पूरा बाजार थोड़ी ना ऐसा। अच्छा, आप ऐसी जो वैल्यू है, सिर्फ प्राइस जो दिख रहा है वहां पर है, लेकिन आप मेहनत करें वैल्यू समझने में, तो कहां पर वैल्यू है? और हर निवेशक के हिसाब से वैल्यू कहीं कहीं मिलेगा, और जो समझ में आएगा वहीं पर आप निवेश करिए। मेरे लिए 5 चीज समझ में आता है, आपको 5 चीज समझ में नहीं आएगा, आपको दूसरी कोई 5 चीज समझ में आएगी, वो खरीदें आप। तो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए, जो बाजार का जो ब्रॉड लेवल है, 65 से मतलब 110 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 145 लाख करोड़ का अपना जीडीपी है। सो 2/3 इज वेरी रिजनेबल, इट्स नॉट डिप्रेस्ड। मतलब आपका डिप्रेशन कब होता है कि 45%, 50% में हो, तो मतलब बेड हाउस होता है। ये बाजार ऐसा नहीं है कि बेड हाउस, बट 65, 67, 70% जीडीपी का, मतलब ऑन अ 12 मंथ्स बेसिस यू कैन नॉट लूज मनी। मतलब कितना बनेगा वो तो समय की बात है, बट मतलब 10% बाजार गिरेगा, वापस रिकवर होगा, ये गारंटी है। तो जब आपको ये पता है कि डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ, तो अपना आप जो है ना, अपनी जाइए, आप शॉपिंग करिए, आप खरीदें जो कंपनी आपको समझ में आती है। यदि आपको समझ में आता तो बाय पोर्टफोलियोज फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड ऑल। ये जो माहौल बन रहा है कि भाई देखिए, इस बार जो क्या होगा, पहले पी बढ़ेगा और बाद में अर्निंग्स आएगा। अच्छा, पहले अर्निंग्स नहीं आएगा, ये जानकर लीजिए आप। ओके, तो जो लोग इस इंतजार में बैठेंगे जब कंपनियों की कमाई मुझे दिखेगी, बाद में जाके शेयर खरीदूंगा, वो छूट जाएंगे, वो तो पक्का छूट जाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बाजार जो है ना, 1 साल पहले से देख लेता है कि कहाँ आने वाला है। तो 1 साल अर्निंग्स तो आएगा, जब आएगा तभी आएगा, अगले साल आना तो अगले साल ही आएगा। लेकिन प्रॉफिट जैसे मेरे को दिख रहा है कि अर्निंग्स आने वाला है, मैं शेयर का भाव तो ऊपर कर दूंगा। तो ये मिड कैप शेयर में आपकी तो गहरी पकड़े तगड़ी रिसर्च है। ये जो भाग रहे हैं रोज लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं, ये यूफोरिया है या फिर ये उम्मीद है कि इनकी कमाइयां अगले 6 महीने 12 महीनों में बहुत बेहतर होने वाली? देखिए, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिसमें थोड़ा तूफान है, उसके सबके अर्निंग्स रिपोर्ट बहुत अच्छा है ये क्वार्टर में। देखिए, मार्केट क्वार्टर टू क्वार्टर है। इस क्वार्टर में अभी अर्निंग्स खत्म हो रहा है, अर्निंग्स सीजन खत्म हो रहा है, सब में दिवाली दशहरा सबने किया, सबने खूब मजा किया, जिसके अर्निंग्स अच्छा है। जिसमें खराब अर्निंग्स है उसकी पिटाई भी बहुत हुई, तो एक राउंड खत्म हो जाएगा। फिर ये 15-17 तारीख के बाद जो है ना, फिर विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो अब मार्केट ने रैली किया क्योंकि अर्निंग्स यहाँ पर आए वहां पर, और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको पिटाई भी अच्छे से। तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज हैं जिसका परफॉर्मेंस भी खराब आया हो और उसके बाद भी बाजार ने बहुत ऊंचा खींचा हो, ऐसा मेरे को ख्याल नहीं कोई। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर जो तेजी बन रही वो अनरीजनेबल नहीं है। नहीं, सेंसिबल है, ब्रॉडली सेंसिबल है। बाकी 2-4-5 ऐसा छोटी कंपनीज में कुछ बदमाशी तो चलता रहता है। तो सेंसेक्स को अब हम फ्लैट से पॉजिटिव जोन में आते हुए देख रहे हैं।
करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ यहां कारोबार हो रहा है। निफ्टी अभी भी फ्लैट है लेकिन हरे निशान में जरूर आ गया। 9 अंकों की बढ़त यहां पर है। मिड कैप में 26 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और बैंक निफ्टी भी अब हरे निशान में स्लिप करते हुए और 21 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। तो सेंसेक्स और निफ्टी हमने सुबह खुलते हुए देखा दबाव के साथ, फिर फ्लैट जोन में गए और अब वापस हरे निशान में आने की कोशिश। और सौदा आपका में इसी के साथ इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।